ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट डे हम लोगों ने अपने फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर पृष्ठीय रसायन अर्थात सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत कम देर का वीडियो बना था। आइए उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप सब पृष्ठीय रसायन का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। पृष्ठीय रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। मैंने बताया था आप लोग को कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? नोट कर फटाक दे। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है पृष्ठीय रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है जी? पृष्ठीय रसायन कहलाता है। देखिए, इस डेफिनेशन को मैंने सीधे इसलिए लिखा दिया कि लास्ट डे मैंने आप लोग को ये पूरा बात समझाया था, याद है? पृष्ठीय रसायन कहलाता है। हुआ सबसे पहला चीज कि आखिरकार ये पृष्ठ या सतह क्या होते हैं, यानी सरफेस क्या होता है। तो देखिए, मैंने बताया था, अरे भाई ध्यान दो, मैंने बताया था किसी पदार्थ का वह काल्पनिक आवरण जो उसे अन्य पदार्थों से पृथक करता है क्या कहलाता है? पृष्ठ या सतह कहलाता है। किसी पदार्थ का वह काल्पनिक बाह्य आवरण जो उसे अन्य पदार्थों से पृथक करता है पृष्ठ या सतह कहलाता है। चलिए आ जाइए, आराम से देख के लाइएगा मत क्यों नहीं। चलो देखिए, तो पृष्ठ या सतह कहलाता है क्या भाई? किसी पदार्थ का वह काल्पनिक बाह्य आवरण जो उसे अन्य पदार्थों से पृथक करता है, अलग करता है क्या कहलाता है? हमें पता है कि ज्यादातर ठोस या द्रव पदार्थों का पृष्ठ निश्चित रहता है, इसलिए पृष्ठीय घटनाओं का अध्ययन अच्छा सरल किस पे होगा भाई? ठोस या द्रव पदार्थ के पृष्ठ पर। ओके, तो ये पृष्ठ की बात हो गई। अब एक टर्म है बल्क। क्या भाई लोग? बल्क। बल्क को विद्यार्थी स्थूल भाग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं वो? स्थूल भाग। किसी भी पदार्थ का आंतरिक भाग, किसी पदार्थ का आंतरिक भाग उसका क्या कहलाता है जी? बल्क या स्थूल कहलाता है। किसी पदार्थ का आंतरिक भाग उसका क्या कहलाता है जी? या बल्क या स्थूल कहलाता है। जैसे देखो विद्यार्थी, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बाबू हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पदार्थ ले लेते हैं, तो इस पदार्थ का ये जो काल्पनिक बाह्य आवरण है जो इसको अन्य पदार्थों से पृथक करता है, यही आवरण क्या कहलाता है? और जो अंदर का क्षेत्र है यही क्षेत्र विद्यार्थी बल्क या फिर क्या कहलाता है? स्थूल कहलाता है।
इन चीजों को मैंने कल समझा दिया था, मतलब लास्ट वीडियो में। आज मैं इस चीज को लिखा दे रहा हूँ। बाबू थोड़ा सा आप लोग विलम्ब करके आए, आप लोग को चलिए जल्दी वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, फटाक दे रोक करके नोट कर सकते हैं जल्दी। नोट कर लिए लो, आगे बढ़े। वीडियो रोक के लगा, चलो बाबू मिटाए इसको, रुकना। चलिए हम लोगों ने पृष्ठ या सतह के बारे में देख लिया, अब स्थूल या बल्क के बारे में भी देख लिए। अब हम लोग कुछ पृष्ठीय घटनाओं के बारे में जानेंगे। बबली जा, देखोगे बबुआ क्या है यार पृष्ठीय घटना। ओए तो सिंपल सा बात है, किसी ठोस या द्रव पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं को क्या बोलते हैं? हाँ जी, होने वाली घटनाओं को क्या बोला जाता है? अब वो पृष्ठीय घटनाओं का एग्जाम्पल हो गया जी। सबसे पहले मैंने बताया था किसको? यस, अधिशोषण। पृष्ठीय घटना का पहला एग्जाम्पल उत्प्रेरण, कोमा धातुओं पर। बाबू याद करो, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि कुछ क्रियाशील धातुएं जब वायुमंडलीय घटकों के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर एक अवांछनीय परत जिससे उनका क्षय होने लगता है, यह घटना संक्षारण कहलाती है। तो जो भी बाबू वायुमंडलीय घटक है वह उस धातु के ऊपरी सतह पे बैठता है कि अंदर चला जाता है? सतह पे बैठता है। तो विद्यार्थी यह कौन सी घटना हुआ? पृष्ठीय घटना या सतहीय घटना हुआ ना। तो बाबू अधिशोषण, उत्प्रेरण, धातु पर संक्षारण, कोलाइडी गुण। बाबू कोलाइडी ध्यान दीजिएगा, इस चीज से आप घबराएं बिल्कुल नहीं, कोलाइडी गुण से। क्योंकि विद्यार्थी इस चैप्टर का आधा भाग कोलाइडी विलयन है। इस चैप्टर का आधा भाग तो कोलाइडी विलयन ही पढ़ना है। तो जब हम कोलाइडी विलयन के गुण के बारे में पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी कौन सी घटना है। यदि कोलाइडी गुण के बारे में बोले तो एक कोलाइडी गुण तो आप लोगों को खुद पता है कि बाबू आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। फिजिक्स में पढ़े होंगे लोग, तो उसमें बताया गया होगा प्रकीर्णन के कारण। तो बाबू ये बादल जो है ना वो एक तरह का क्या है? कोलाइडी विलयन है। क्या है? कोलाइडी विलयन है। और इनके द्वारा यदि प्रकाश का प्रकीर्णन किया जा रहा है तो यह गुण क्या है? यानी कि टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव एक कोलाइडी गुण है। ब्राउनियन गति एक क्या है? कोलाइडी गुण है। विद्युत कण संचालन एक क्या है? कोलाइडी गुण है। कोलाइडी विलयन का रंगीन होना भी क्या है? कोलाइडी गुण है। ओके, कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति का होता है, ये भी उसका गुण है। ओके, तो विद्यार्थी ये है पृष्ठीय घटनाएं, अधिशोषण, उत्प्रेरण, धातु पर संक्षारण, कोलाइडी गुण इत्यादि। अब हमारे सामने टॉपिक आ गया अधिशोषण। कल मैंने इसमें बता दिया था कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है वो इस चैप्टर में पढ़ना है अधिशोषण के बारे में, अवशोषण के बारे में, अधिशोषण का प्रकार, अधिशोषण अवशोषण में अंतर, अधिशोषण से संबंधित कुछ मुख्य बातें और अधिशोषण का उपयोग, जिसमें मैंने गैस मास्क वगैरह की चर्चा किया था। शायद वीडियो में नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा बैटरी चार्ज ना था, इस कारण से हमने नहीं बना पाया था। क्या भाई, चर्चा कर देंगे। आप लोग ये ना समझे कि उस चीज़ को वीडियो में न बताया गया। जो भी छूटता है ना मैं बाद में आके बोल देता हूँ कि ये छूट गया था आप लोग का, ठीक ना। चलिए, तो ये हम लोग उसमें ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एंट्री मार देंगे विषमांगी विलयन के बारे में। देखिए जस्ट उसके पहले उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे कि उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। फिर उत्प्रेरक के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाने वाला कैटलिस्ट प्रमोटर क्या है, उसके उत्प्रेरण क्षमता को घटाने वाला कैटलिस्ट पॉइजन क्या है।
ठीक है बाबू। संधमक क्या है, और उसके बाद आएंगे हम लोग विषमांगी विलयन, निलंबन और कोलाइडल की ओर। और वहीं से हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के बारे में डीपली कि कोलाइडी विलयन क्या है, कितने प्रकार का होता है, सबके एग्जाम्पल से प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, वहां पे हम लोग को मिल जाता है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडी विलयन में अंतर लिखने के लिए। ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक में, या फिर वास्तविक विलयन निलंबन और कोलाइडल में अंतर लिखिए, या फिर कोलाइडी विलयन बनाने की 2 विधियों की चर्चा करें। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव क्या है, ब्राउनियन गति क्या है, वैद्युत कण संचालन क्या है, ये तरह तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है विद्यार्थी। पायस क्या है, इमल्सन क्या है, बहुत सारा चीज मिलता होगा आप लोगों को। फोम, सॉल, एरोसॉल, हाइड्रोसॉल, अल्कोसॉल, ये सब क्या होता है, जेल क्या होता है। तो ये सब का सब वो कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल हैं। ये चैप्टर भी कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझ के पढ़ा जाए, एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। रटने का प्रयास कीजिएगा तो स्वाभाविक है भाई, बहुत सारे प्रश्नों से आप वंचित रह जाओगे, नहीं बना पाओगे। आपको क्या करना है, रेगुलरिटी बना के रखना है और बढ़िया से ध्यान से पढ़ना टॉपिक को। शुरुआत में तो कुछ डिफाइन टर्म है, परिभाषा करना है हम लोग को, बस जानकारी होना चाहिए। आइए, अधिशोषण क्या है बबुआ। अधिशोषण का इंग्लिश होता है एडजर्प्शन। एडजर्प्शन बबुआ, ये अधिशोषण क्या है। दरअसल विद्यार्थी, विषमांगी निकाय, विषमांगी निकाय कहने का मतलब हुआ 2 ऐसे पदार्थ ले लेते हैं जिसमें एक ठोस हो एक द्रव हो, या एक ठोस और एक गैस हो, या एक द्रव हो एक गैस हो, यानी दोनों एक ही अवस्था में ना हो, तो उनको विषमांगी सिस्टम बोलेंगे। ये हेट्रोजीनस सिस्टम को ले लेते हैं, विषमांगी निकाय को ले लेते हैं हम लोग। उस विषमांगी निकाय में पदार्थ के अणुओं के मध्य एक असंतुलित बल कार्य करता है। इस असंतुलित आकर्षण बल के कारण उसमें एक अणु दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर सांद्रित होने लगते हैं। यदि वह अणु सिर्फ उसके पृष्ठ पर सांद्रित हो तो वह घटना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ठोस या द्रव पदार्थ के पृष्ठ पर ही पृष्ठीय घटनाओं का अध्ययन करना सरल होता है। इसलिए विद्यार्थी, हम ऐसे बोलते हैं कि किसी ठोस या द्रव पदार्थ के पृष्ठ पर किसी स्पेसीज, बबुआ स्पेसीज का मतलब आप समझते हैं, अणु, परमाणु, आयन या छोटे टुकड़े, हो सकता है कि वह ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो। ओके, तो किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर किसी स्पेसीज के सांद्रित होने की घटना, सांद्रित होने की घटना क्या कहलाती है। लेकिन यह सिर्फ उसके सतह पे होगा, उसके स्थूल भाग में या बल्क भाग में नहीं होगा। और ये भी मैंने बोला था, इनके मध्य असंतुलित आकर्षण बल के कारण, यानी कि भाई लोग कि यहाँ पे इन दोनों के मध्य एक समान बल कार्य हर जगह नहीं करता है। चलिए, तो ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर किसी स्पेसीज के सांद्रित होने की घटना क्या कहलाती है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि भाई हम यहाँ पे गिलास में जल ले करके इसमें कोई रंग घोल देते हैं। मान लीजिए कि हम हरा रंग घोल दिए और उसमें एक व्हाइट चौक को लेकर के डाल के निकाल लिए, तो व्हाइट चौक किस रंग का दिखाई देगा, हरा रंग का दिखाई देगा। लेकिन जब उस चौक को हम तोड़ेंगे तो वो अंदर से कैसा दिखाई देगा, यानी कि यह हरा रंग सिर्फ कहाँ पे रह गया, यानी कि यह पृष्ठीय घटना हुई। यही घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। याद रहेगा क्या कहलाती है भाई, अधिशोषण कहलाती है। गुड। तो विद्यार्थी, ये जो अधिशोषण है, अधिशोषण एक तरह का कैसा घटना है, पृष्ठीय घटना है। कोई डाउट किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताइए कि ये अधिशोषण के बारे में आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी चौक था, वही चौक था, इस चौक के सतह पर इस हरे रंग के छोटे छोटे कण क्या हो गए बाबू,
शांतित हो गए या एक आकर्षण बल द्वारा बंध गए, ये भी बोल सकते हैं हम। बाबू, तो जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण की घटना हुई उसे हम लोग अधिशोषक कहेंगे। पूछा जाए कि अधिशोषक क्या है, तो आप बोलेंगे कि जिस ठोस या द्रव पदार्थ के सतह पर अधिशोषण की घटना होती है वह क्या कहलाते हैं। अब इस अधिशोषक की सतह पे जो अणुएं आकर के सांद्रित होती है वो विद्यार्थी क्या कहलाएंगे, अधिशोषक। तो बबुआ, अधिशोष और अधिशोषक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया अभी का कोरोना काल, है ना भाई। हम लोग जो गैस मास्क यूज करते हैं, मास्क, वह मास्क हमारा क्या है, यह क्या करता है कि भाई ले किसी भी प्रकार का वायरस यदि आएगा तो अपने मास्क पे ऊपरी सतह पे ही रह जाएगा, उसको वो अंदर तक नहीं जाने देगा। तो उसके सतह पे आए ये अणु, जो भी अणु आए, जो भी वायरस आए या जो भी विषैले गैसेस आए, जैसे आप अक्सर देखते होंगे यदि कोई सीरियल देखते हैं हमारे CID, तो उसमें देखिएगा कभी भी मतलब ऐसे कल कारखानों में या फिर लैब में एंट्री मारना होता है CID इंस्पेक्टर लोगों को, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले ही गैस मास्क मंगा लेते हैं कि जहरीले गैसों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। तो वहाँ क्या होता है भाई, तो जो गैस मास्क लाते हैं उस गैस मास्क के सतह पर जितने भी विषैले गैस के अणु थे वही रह जाते हैं, अंदर तक। तो बता भाई, वो सिर्फ सतह पे रह गया तो कौन सी घटना, कौन सी घटना, अधिशोषण। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना में मास्क यूज कर रहे हैं, तो बाबू ये जो गैस मास्क है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अधिशोषण के सिद्धांत पे। तो गैस जो मास्क है वो हमारा क्या है, और उसके ऊपर जो भी गैस के अणु, जहरीले अणु या फिर वायरस वगैरह जो कुछ भी रह जाते हैं वो सब क्या है। तो बाबू उम्मीद करते हैं अधिशोष और अधिशोषक का अर्थ समझ में आ गया। अब आपकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तीनों की। हम बोल देंगे ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पे किसी स्पेसीज के अणुओं के सांद्रित होने की घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। नेक्स्ट है अधिशोषक। ये अधिशोषक क्या है, तो जिस ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर अधिशोषण की घटना होती है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। और अधिशोषक की सतह पे जो अणुएं आकर के सांद्रित होती है उन्हें क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थी अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोषक तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब विद्यार्थी यहाँ एक और टॉपिक है मेरे साथ, और यह है विद्यार्थी विशोषण। जस्ट उल्टा काम, ध्यान दीजिएगा। अधिशोषक की सतह से अधिशोष अणुओं को पृथक करना, माने दूर करना, अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, याद रहेगा। अधिशोषक की सतह से अधिशोष अणुओं को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है बबू, यस, डिजर्प्शन बबुआ। तो ये विशोषण हो गया। तो अधिशोषण, अधिशोषक, अधिशोष और विशोषण, ये विद्यार्थी हम लोग का कितना पॉइंट हुआ, नेक्स्ट 2 पॉइंट और। अब विद्यार्थी इस अधिशोषण और एक टर्म होता है विद्यार्थी लोग अवशोषण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एडजर्प्शन है और इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कहो बोलो कि सर ये तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा ऑब्जर्वेशन का सेंस देता है, या ऑब्जर्व करने का। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे तेल वगैरह गिर जाता है घर में, हम लोग वहाँ पे ले जा करके रुई या स्पॉन्ज वगैरह डाल देते हैं। कौन खाया रहा स्पॉन्ज ना, कौन फौज साइकिल के सीट में के फोम अच्छा, समझ गए भाई। यदि उसको रख देते हैं तो वो धीरे धीरे उसको क्या कर लेता है बाबू, ऑब्जर्व कर लेता है ना जी, ऑब्जर्व कर लेता है। तो कहीं ना कहीं सेंस आने लगा है, उसका सेंस आने लगा है, गंध ना। ओके, तो भाई लोग ये अवशोषण क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। यदि किसी ठोस या द्रव पदार्थ के सतह पर न होकर उसके आंतरिक भाग में भी यदि स्पेसीज कोई है
उनके कण सांद्रित हो जाते हैं। तो यह घटना क्या कहलाती है? अवशोषण। देखिए इसमें क्या था कि इसमें ठोस पदार्थ के सिर्फ सतह पे ही कण सांद्रित हो रहे थे, तो वो क्या है? यदि इसके सतह के साथ साथ इसके स्थूल भाग में भी कण प्रवेश कर जाए तो यह घटना क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। ठीक है विद्यार्थी, तो अधिशोषण और अवशोषण का परिभाषा एकदम स्पष्ट है कि किसी ठोस या द्रव पदार्थ के सतह पे किसी स्पेसीज कण के सांद्रित होने की घटना क्या कहलाती है? और यहाँ हो गया अवशोषण। तो किसी ठोस या द्रव पदार्थ के सतह के साथ साथ उसके स्थूल भाग में भी कणों के घटना, तो बबुओ यहाँ पे हो गया कि सांद्रित होने की घटना क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। तो बबुआ अब यदि हम लोग से क्वेश्चन पूछे कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखें, पूछे क्या? पूछता ही है, क्वेश्चन मिलता है कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखें। तो पहला अंतर तो इन दोनों का परिभाषा, ओके। दूसरा अंतर, यह एक पृष्ठीय घटना है जबकि यह एक बल्कीय घटना है। नो डाउट, क्लियर है? तीसरा पॉइंट, आप बताओ बुआ कि मैं पूछूं कि यदि ये वाला केस है सिर्फ सतह पे आया तो कौन सी घटना है? और यदि यहाँ पे विद्यार्थी कौन सतह के साथ साथ विद्यार्थी कहाँ आ गया? यानी उस पूरे पदार्थ में एक समान रूप से सांद्रित हो गया। तो बताओ बबुआ ये वाली प्रक्रिया जल्दी पूर्ण होगी कि ये वाली प्रक्रिया जल्दी पूर्ण होगी? ये वाला, यानी कि बबुआ इसका साम्य बिंदु जल्दी प्राप्त होगा जबकि इसका साम्य बिंदु देर से प्राप्त होगा। तो तीसरा अंतर रेडी हो गया। किसको बोलेंगे कि इसका साम्य बिंदु जल्द प्राप्त हो जाता है जबकि इसका साम्य बिंदु देर से प्राप्त होता है? साम्य बिंदु बबुआ जैसे आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कि वह स्थिति जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के और अभिक्रिया की दर और पार्श्व अभिक्रिया की दर दोनों समान हो जाए, वह स्थिति साम्य अवस्था कहलाता है। और जिस सांद्रण पे यह घटना होती है उसे, तो यहाँ पे मतलब आप ये सेंस समझिए ना कि सांद्रण की स्थिति बिल्कुल नगण्य के समान हो जाए। हाँ, उस स्थिति को बोलेंगे साम्य बिंदु। तो यह जल्दी विद्यार्थी प्राप्त हो जाएगा जबकि यह घटना देर तक चलेगी। तो इसमें साम्य बिंदु जल्दी प्राप्त हो जाता है अधिशोषण में, जबकि इसमें। और विद्यार्थी चौथा अंतर क्या है? ध्यान सुनना, यहीं पे मैं बनाता हूं, देख लो भाई। यदि कोई पदार्थ है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पे कुछ पदार्थ की मात्रा सांद्रित हो गई तो उसे हम बोलेंगे कि यह अधिशोषण की मात्रा है। अधिशोषण की यह अधिशोषण की मात्रा को हम x/m से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है वो। अब बताओ कि इकाई द्रव्यमान कितना क्षेत्र में सांद्रित हुआ है? और विद्यार्थी यहाँ पे प्रेशर ले लेते हैं, क्या लेते हैं? तो जब विद्यार्थी इनके अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के मध्य आलेख खींचा गया तो अधिशोषण के लिए यह आलेख एक वक्र होता है, जबकि बबुआ अवशोषण में तो चूंकि समान रूप से न हमेशा चलते रहता है इसलिए इसके लिए क्या होता है? एक इसमें चूंकि सिर्फ सतह पे होता है और यहाँ अंदर तक होता है। तो बबुआ चौथा अंतर भी रेडी है कि अधिशोषण का वक्र अधिशोषण का आलेख एक वक्र होता है जबकि अवशोषण का आलेख एक। तो बताओ मेरे भाई, अधिशोषण और अवशोषण में हम लोग 4 अंतर लिख सकते हैं। तो क्या हम अपने 12वीं क्लास के एग्जाम में आने वाले, बोर्ड एग्जाम में आने वाले अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखे प्रश्न को नहीं बना देंगे? तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है तो क्या आप कंप्लीट कर जाओगे? अब खूब आराम से पहला अंतर परिभाषा, दूसरा अंतर की यह पृष्ठीय घटना है जबकि यह बल्कीय घटना है, तीसरा अंतर इसका साम्य बिंदु जल्दी प्राप्त होता है जबकि अवशोषण का देर से प्राप्त होता है, माने अधिक समय लगता है। और चौथा अंतर है कि अधिशोषण का आलेख एक वक्र होता है जबकि अवशोषण का आलेख एक। रेडी? कोई डाउट? चलिए, यदि इतना बात समझ में आ गया तो बाबू अब आप इसे एक एक करके नोट कर सकते हैं, ठीक ना? आप कैसे नोट करोगे? तो मैंने हर एक का डेफिनेशन बोला हुआ है। आप क्या करेंगे कि इतना पहले वीडियो देख लिए, अब वीडियो को रिवर्स करके अब पूरा बात हर एक पॉइंट को लिखते चलिएगा, ओके? इस वीडियो में इतना ही
जय हिंद।